in addition or subtraction is called as बाइनोमियल टर्म या बाइनोमियल एक्सप्रेशन, जो भी तुम कहना चाहो उसको कह सकते हो। जैसे कि ये फॉर एग्जाम्पल x माइनस वाई, ये एक बाइनोमियल टर्म है फर्स्ट। फिर उसके बाद एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, ये भी एक बाइनोमियल टर्म है। फिर उसके बाद एक्स वाई प्लस 1/xy, ये भी एक बाइनोमियल टर्म है, क्योंकि दोनों अलग अलग है। यहाँ पे भले ही एक्स वाई है, लेकिन एक एक्स वाई न्यूमरेटर में और एक डिनोमिनेटर में, दोनों अलग अलग। फिर उसके बाद थर्ड, अगर ये लिखा हुआ है यहाँ पे, क्या कहते हैं, x प्लस एक्स, ये फोर्थ, सॉरी, क्या ये बाइनोमियल है क्या? बताओ। x नहीं, मतलब ये नहीं है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2x लिख सकते हैं। नहीं, हाँ, तो इसकी वजह से ये बाइनोमियल टर्म नहीं है। ये वाली बाइनोमियल है, ये वाली है, ये वाली है, तो डिफरेंट तरीके के टर्म्स होने चाहिए। ठीक है, सर डेफिनेशन फिर से रिपीट कर। क्या डेफिनेशन फिर से रिपीट कर सकते? डेफिनेशन में है एनी टर्म विच कंटेन्स टू डिफरेंट टर्म्स इन एडिशन और सब्ट्रैक्शन। या तो इन एडिशन सब्ट्रैक्शन लिखने की जरूरत नहीं है, इन एडिशन सब्ट्रैक्शन हटा देना, वहां पे एडिशन सब्ट्रैक्शन हटा दो, रूट में भी हो सकता है। इफ एनी टर्म विच कंटेन्स टू डिफरेंट टर्म्स देन इट इज कॉल्ड एज बाइनोमियल। ठीक है, फिर उसके बाद ये देखो फिफ्थ में, अगर एक्स वाई लिखा हुआ है, क्या ये बाइनोमियल है क्या? हाँ सर। नहीं है, ये पूरी एक ही टर्म है, मल्टीप्लीकेशन में है ना, तो ये भी बाइनोमियल नहीं है। फिर उसके बाद सिक्स, अगर ये लिखा गया अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो यहाँ पे देखो दो टर्म से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ये बाइनोमियल है। ठीक है, तो वहां पे एडिशन सब्ट्रैक्शन हटा दो, अंडर रूट के अंदर में भी रह सकता है वो। ठीक, तो चलो कोई नहीं, डेफिनेशन के ऊपर इतना क्या, इसमें समझ में आ गया होगा तुम लोगों को। जैसे ये है, ये सारे बाइनोमियल है, ये फोर्थ को एंड फिफ्थ को छोड़ के। उसके बाद एन फैक्टोरियल क्या होता है उसके बारे में देख लेते हैं। एन फैक्टोरियल, वैसे तो बता दिया एन फैक्टोरियल क्या होता है। क्या होता है एन फैक्टोरियल? मल्टीप्लिकेशन ऑफ एन, है ना, मतलब ऐसा थोड़ी बताया था मैंने तो बस क्या बताया था, फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स का प्रोडक्ट। हाँ सर। ऐसे बताया था ना, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू अप टू एन, तो उसको उल्टा करके लिखा, मतलब ये बताया था मैंने, अप टू एन उल्टा करके लिखा, एन को पहले ले लिया है इस तरीके से और वन को बाद में। तो एन फैक्टोरियल मतलब क्या होता है, फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स का प्रोडक्ट। फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स का प्रोडक्ट होता है एन फैक्टोरियल मींस। अब देखो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, एन फैक्टोरियल मींस फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स का प्रोडक्ट है, तो इस वन को अभी हटा दो यहां से, तो ये बताओ आगे वाला क्या है, फर्स्ट एन माइनस वन नेचुरल नंबर्स का प्रोडक्ट है क्या? -1। तो इसको हम लिख सकते हैं एन इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल। ठीक है, फिर उसके बाद तुम ऐसे देखो, सर आवाज बहुत अटक रहा है। सर आपकी आवाज अटक रही है सर। आवाज बहुत अटक रही है। एक मिनट।
अब आ रही है आवाज? हाँ सर। हाँ ठीक है। तो n फैक्टोरियल मीन्स क्या होता है? फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का प्रोडक्ट। तो अब हमने इसको कैसे देखा, n को बाहर निकाल लिया। आगे देखो अब क्या है, फर्स्ट n माइनस वन नेचुरल नंबर्स का प्रोडक्ट है, तो n इंटू n माइनस वन फैक्टोरियल। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि मान लो n माइनस वन को भी हमने बाहर ले लिया, तो आगे क्या बचता है? ये देखो यहां से यहां तक n-2 का फैक्टर n माइनस टू का फैक्टोरियल है ना। तो ऐसे ही अगर मान लो यहाँ से n माइनस टू भी हमने बाहर ले लिया, तो आगे क्या लिखेंगे हम? n इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू इंटू एन माइनस थ्री फैक्टोरियल। ठीक है। सर ये वापस बताओ ना। अरे बेटा, n फैक्टोरियल मीन्स क्या होता है? फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का प्रोडक्ट। ठीक है। हाँ सर। अब ये हटा दो यहाँ से। आगे देखो ये क्या है? क्या फर्स्ट n माइनस वन नेचुरल नंबर्स का प्रोडक्ट है क्या? हाँ सर। तो उसको n माइनस वन फैक्टोरियल लिखा। फिर उसके बाद मान लो यहाँ से अब n माइनस वन को भी हमने बाहर लिखा, तो ये क्या n माइनस टू टर्म्स का प्रोडक्ट है क्या? फर्स्ट n माइनस टू नेचुरल नंबर्स का। समझ गए सर। हाँ, यानी यहाँ पे लिख लेना n बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए? नेचुरल नंबर। और उसमें बता देता हूँ कि जीरो फैक्टोरियल भी डिफाइन होता है और उसकी वैल्यू वन। उसका प्रूफ हम बाद में देखेंगे। ठीक है, उसका प्रूफ बाद में देखेंगे। यहाँ पे n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर तो ये आएगा। एंड इसी में ये लिख लो तुम, जीरो फैक्टोरियल जो होता है, जीरो फैक्टोरियल ये होता है वन। ये हम पीएनसी में देख लेंगे क्यों जीरो फैक्टोरियल वन होता है। ठीक है। सर ईपी में रहे तो फैक्टोरियल नहीं बोल सकते ना उसको, मतलब ईपी में नंबर्स रहे तो उसका फैक्टोरियल। क्या? नंबर्स अगर एपी में रहे तो उसका फैक्टोरियल नहीं बोल सकते ना उनको, मल्टीप्लिकेशन को। तो ये 1 2 3 4 5 किस में? एपी में तो है फर्स्ट। बस यहाँ नहीं पे सर। ऐसे याद रखना, फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स का प्रोडक्ट। ये एपी जीपी कुछ मत लगाओ इसमें। ठीक है, फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स का प्रोडक्ट एन फैक्टोरियल। डिस्कनेक्ट ठीक है सर। हाँ। सर ये n इंटू एन माइनस वन के आगे का रिपीट कर सकते हो क्या? मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। एन फैक्टोरियल मीन्स क्या होता है बताओ? मल्टीप्लिकेशन ऑफ n नेचुरल नंबर। फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, कोई भी एन नेचुरल First n नंबर्स natural. नहीं, फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स। ठीक है। फिर अब हमने यहाँ पे एन को बाहर ले लिया। आगे बताओ ये क्या है? n माइनस वन। फर्स्ट एन n माइनस minus वन one नेचुरल factorial. नंबर्स का प्रोडक्ट है। ठीक है। हाँ सर। अब ये हटाओ, इन दोनों को हमने बाहर रखा। ये क्या है? फर्स्ट एन माइनस टू नेचुरल नंबर्स का प्रोडक्ट, हाँ सर। एन माइनस टू फैक्टोरियल। ठीक है, यहाँ पे एन जब नेचुरल नंबर होगा तब ये, एंड जब एन जीरो होगा तो जीरो फैक्टोरियल वन आता है। ठीक है, तो कैसे आता है सर वो वन? तो मैंने बताया ना, प्रूफ बाद में बताऊंगा। तुम डिस्कनेक्ट हो गए थे, तुमने सुना नहीं, लेकिन मैंने बता दिया था पहले ही। इसका प्रूफ हम पीएनसी में देखेंगे। ओके सर। चलो आगे। एनसीआर, एनसीआर इज इक्वल टू होता है एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। एनसीआर इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। और ये एनसीआर डिफाइन कैसे होता है? इसको ऐसे रीड करते हैं, एन सी आर। ठीक है, और ये उसका फॉर्मूला है, ये भी हम बाद में देखने वाले इसका प्रूफ। अभी तो बस इसका यूज है। ये सीआर क्या है पर? एनसीआर ये एक तरीके से होता है कॉम्बिनेशन, मींस सिलेक्शन, एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स में से आर ऑब्जेक्ट्स का सिलेक्शन। ये हम पीएनसी में देखेंगे कैसे आता है ये। अभी के लिए तो बस एनसीआर का हमें फॉर्मूला चाहिए, इसका यूज है बस बाइनोमियल में। तो ये फॉर्मूला होता है, यहाँ पे एन जो होता है वो नेचुरल नंबर होता है,
फिर r जो है वो होल नंबर होता है, एंड n जो है ये हमेशा r या r के मतलब r के इक्वल या r से बड़ा होना चाहिए n, तभी जाके ये एनसीआर डिफाइन होता है। मतलब ये नेचुरल नंबर, ये होल नंबर, एंड ये जो n होगा r के इक्वल या r से बड़ा होना चाहिए, तब जाके ये डिफाइन होगा। तो अगर यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है 9C10, तो ये डिफाइन नहीं होता है, क्योंकि ऊपर वाला नंबर नीचे वाले के इक्वल या तो उससे बड़ा होना चाहिए। ठीक है, सर बताओ, बोलो। सर n माइनस आर का फैक्टोरियल मतलब n फैक्टोरियल माइनस आर फैक्टोरियल ऐसे कह सकते हैं? क्या क्या? n माइनस आर का फैक्टोरियल मतलब n फैक्टोरियल माइनस आर फैक्टोरियल ऐसा होता है? नहीं होता है, मैंने कब बोला ऐसा होता है? मैं कहीं पे पूछ रहा हूँ लिखा है सर। कि मैंने? नहीं ना। n माइनस आर नहीं। फैक्टोरियल मीन्स फर्स्ट n माइनस आर नेचुरल नंबर्स का प्रोडक्ट, बस इतना है। और उसको तुम अपने मर्जी से ये माइनस हो जाएंगे ऐसा वगैरह कुछ मत करना, ठीक है? हो गया। और इसको हाँ रिप्रेजेंट सर। करने के अदर भी सिंबल्स है, जैसे एनसीआर को ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है, एन आर, फिर उसके बाद इसको ये सी बाहर, यहाँ पे एन आर ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ठीक है, चलो क्वेश्चन लिखो तुम। फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग टर्म्स। तो फर्स्ट है 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, फिर NC0, NC1, NCN, NC1, NCN-1, N-1C0, N-1CN-1, इसके बाद है N-1C1। जल्दी करो, इनकी वैल्यूज बताओ जल्दी से। 6 वो 8 नंबर का क्या है? सेकंड का 24। सेकंड का 24 है। हाँ हाँ, करते जाओ, तो मैं पूछूंगा तब बताना। 8 नंबर का है N-1C0। सर सारे हो गए?
रुको सर। दूसरा प्रूफ है उसका हर्षवर्धन, ठीक है, वो बता दूंगा मैं। चलो देखो यहाँ पे फर्स्ट का 3 इंटू 2 इंटू 1 होता है मीन्स 6। सेकेंड 4 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 24। थर्ड का होता है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 120। ठीक, फोर्थ में देख लो अब यहाँ पे NC0 की वैल्यू कितनी आती है? 1 1 आती। फॉर्मूला हम यूज कर लेंगे n फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल n माइनस 0 फैक्टोरियल, तो ये दोनों कैंसल आउट एंड 0 फैक्टोरियल 1, तो NC0 की वैल्यू 1। फिफ्थ NCN की वैल्यू 1 आ जाएगी। n फैक्टोरियल एंड n माइनस n फैक्टोरियल, तो ये दोनों गए, और n माइनस n में 0 फैक्टोरियल, तो ये भी 1 आ जाती है। 1 आता है। ठीक है, फिर NC1 की वैल्यू, सर फिफ्थ वापस बताओ ना। -1 फैक्टोरियल। अरे फिफ्थ में क्या वापस बताने लायक क्या है इसमें, बताओ क्या नहीं समझ में आया? सर वो 1 वन कैसे कैसे आया? मतलब? दिमाग लगाओ ना, NCR का फॉर्मूला वो लिखवा दिया है वहां पे, n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। अब NCN सिर्फ वैल्यू तो पुट करनी है r की जगह पे। ये गया, ये 0 फैक्टोरियल एंड 0 फैक्टोरियल कितना होता है? 1, तो इस तरीके से 1। समझ गए सर। ये समझने लायक कुछ भी नहीं इसमें, लेकिन ये सीधा फॉर्मूले में पुट करके रिजल्ट आना चाहिए। तुम इसमें भी मतलब पूछ लेते हो। फिर उसके बाद अगला n फैक्टोरियल अपन n माइनस 1 फैक्टोरियल। अगले वाले का हाँ सर। n आता है 6 आंसर है n आता है। हाँ 6 है ना, n आ जाता है क्योंकि उसमें क्या NC1, तो n फैक्टोरियल r की जगह पे 1 है, तो 1 फैक्टोरियल एन n माइनस 1 फैक्टोरियल, तो ये 1 फैक्टोरियल तो 1 होता है। अब इस n फैक्टोरियल को हम कैसे लिख सकते हैं? n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल, वो स्टार्टिंग वाली प्रॉपर्टी से n फैक्टोरियल वाले लिख सकते हैं ना इसको, n फैक्टोरियल को ऐसे। फिर ये हाँ गया, सर। यहाँ से n आ जाएगा। सेवेंथ में क्या था? NCN माइनस 1, और n माइनस तो NCN माइनस 1, तो देखो यहाँ पे n फैक्टोरियल n माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस 1 प्लस 1, है ना, n माइनस ऑफ n माइनस 1, तो यहाँ से n माइनस n प्लस 1 बन जाएगा वो फैक्टोरियल। तो यहाँ पे ये n फैक्टोरियल, ये n माइनस 1 फैक्टोरियल, और ये 1 फिर भी ये नहीं आएगा फैक्टोरियल। ना सर? हाँ, तो ये भी कितना आ जाता है? n आ जाता है। 8 का n माइनस 1 C0, माइनस 1 एंड सी तो ये n माइनस 1 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल n माइनस 1 माइनस 0 फैक्टोरियल, तो ये गया 1 आ जाएगा। नाइन्थ में क्या है? n माइनस 1 सी n माइनस 1, तो n माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस 1 फैक्टोरियल एंड n माइनस 1 माइनस n माइनस 1, तो वो 0 बन जाएगा।
तो ये भी 1 फैक्टोरियल। एंड 10th में है n माइनस 1 c1, n-1 n-1 आ जाएगा वो, 1/n नहीं रहे, n-1। तो ये n-1 फैक्टोरियल, यहाँ पे ये क्या 1 फैक्टोरियल एंड n-1 तो ये बन जाता है n-2 फैक्टोरियल। ठीक है, n-2 फैक्टोरियल बन जाएगा। तो यहाँ से इस n-1 को हम कैसे लिखेंगे, n-1 इंटू n-2 फैक्टोरियल अपॉन में n-2 फैक्टोरियल। तो ये गया, तो यहाँ से ये n-1। किसी पार्ट में डाउट? है तो पूछ लो जल्दी। नो सर। क्योंकि इसमें और एक चीज देखो तुम, यहाँ पे n कोई भी नंबर रहने दो, अगर यहाँ पे 0 आ जाता है, जैसे इसकी वैल्यू दोनों की वैल्यू कितनी आई है, 1। ठीक है, ऊपर नीचे दोनों जगह सेम नंबर, ये NCN उसकी भी और ये n-1 CN-1, उसकी वैल्यू कितनी आई है, 1 आई है। ठीक है, मतलब यहाँ पे नीचे 0 रहे या ऊपर वाला नंबर रहे, जो यहाँ पे आ रहा है ना वही नंबर यहाँ पे रहे, दोनों जगह मतलब दोनों की वैल्यू कितनी आने वाली है, 1। तो ये देखो NC0 एंड NCN दोनों की वैल्यू 1 है, n-1 C0 एंड n-1 CN-1 दोनों की वैल्यू 1 है। फिर उसके बाद अगर मान लो यहाँ पे n है और यहाँ पे 1 आ रहा है, तो इसकी जो वैल्यू आएगी, जो ऊपर वाला नंबर होगा वही उसकी वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे भी देख लो, n-1 C1 की वैल्यू कितनी है, n-1 n-1। एंड फिर उसके बाद दूसरी चीज क्या, इन दोनों में अगर 1 का डिफरेंस हो, ये n में और n-1 इन दोनों में 1 का डिफरेंस है, तब भी इसकी वैल्यू क्या आएगी, जो ऊपर में नंबर रहेगा। ठीक है, तो ऐसे भी तुम इसको कर सकते हो। तो जल्दी लिखो सर मतलब इसको। 3C2 होगा, उसका भी आंसर 3 आएगा ना? हाँ, तो ऐसे बताओ, ये 9C8 का आंसर क्या आएगा, 9 9C1 का आंसर क्या आएगा, 9 1 9C9 का आंसर क्या आएगा, 1 9C0 का आंसर क्या आएगा, 1। 1। तो इस तरीके से था वो। ठीक है, सर ये प्रॉपर्टी भी बोल सकते हैं ना? हाँ वैसे तुम फॉर्मूला भी अगर मान लो किसी को नहीं याद रहा तो फॉर्मूला अप्लाई करके निकाल लेना, आसानी से हो जाएगा। ठीक है, तो क्लियर है अभी एनसीआर का फॉर्मूला। यस सर। यस n फैक्टोरियल मींस क्या होता है, क्योंकि ये सारी चीजें आगे यूज होने वाली है बाइनोमियल एक्सपेंशन जब हम देखेंगे उसमें। चलो नेक्स्ट अब बाइनोमियल एक्सपेंशन, बाइनोमियल एक्सपेंशन। ठीक है, तो जैसे पहले तुम इसका एक्सपेंशन बताओ, x प्लस वाई का होल स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस y स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, ये आ जाता है। x प्लस वाई का होल क्यूब बताओ, x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस 3xy इंटू x प्लस y। हाँ भाई, उसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, और तुमने पास्कल ट्रायंगल का नाम सुना है, और इसके बाद तुम्हें x प्लस वाई की पावर 4 का आता है क्या एक्सपेंशन? नहीं सर, नहीं आता ना। नहीं पास्कल ट्रायंगल का नाम सुना है? नहीं सर, नहीं सर। नहीं सर, नहीं। तो ये देखो, ये पास्कल ट्रायंगल होता है इस तरीके का, पहले 1, फिर ये मतलब पहली वाली जो ऐसी रो होती है ना, डायगोनल वाली रो, उसमें 1 1 ही रहता है, फिर हाँ पता है सर। ये 1, यहाँ पे 1। ठीक, सर देखा है ये। फिर उसके बाद यहाँ पे 1 आएगा, फिर अगले में क्या आ जाएगा, इन दोनों का सम यहाँ पे आ 2 आ जाएगा, जाएगा। फिर ये 1 एज इट इज यहाँ पे, फिर उसके बाद 1, इन दोनों का सम 3 यहाँ पे आ जाएगा, इन दोनों का सम 3 यहाँ पे आ जाएगा, फिर 1, और 1। फिर उसके बाद 1, इन दोनों का सम 4,
इन दोनों का सम 6, इन दोनों का सम 4, फिर 1। इस तरीके से वो नीचे चलता जाता है और इसी ट्रायंगल, और ये ट्रायंगल वाली डायग्राम बनती देखो, ये यहाँ पे एक ट्रायंगल, फिर उसके बाद ये वाला एक ट्रायंगल, इस तरीके का। तो ये होता है पास्कल्स ट्रायंगल। और ये एक बार देखो तुम, सिर्फ अगर हमने x प्लस वाई लिखा है तो इसका एक्सपांशन तो x प्लस वाई आएगा। तो ये एक तरीके से क्या है, एक कोइफिशिएंट के तौर पे लेते हैं हम इसको, इस तरीके से, ये 1 1। तो यहाँ पे देखो x का कोइफिशिएंट, y का कोइफिशिएंट 1 1। फिर उसके बाद जब x प्लस वाई की पावर 2 का एक्सपांशन हमने देखा, तो x स्क्वायर 2xy एंड y स्क्वायर। तो इसमें देखो क्या आ जाएगा, ये 1 किसका कोइफिशिएंट x स्क्वायर का, 2 किसका कोइफिशिएंट xy का, एंड 1 किसका कोइफिशिएंट y स्क्वायर का। फिर उसके बाद x प्लस वाई की पावर 3 देखा हमने, तो 1 देखो x क्यूब का कोइफिशिएंट ये 3, x स्क्वायर y का, ये 3 किसका xy स्क्वायर का, एंड ये 1 किसका y क्यूब का। फिर उसके बाद जैसे ही हम x की पावर 4 का देखेंगे, तो देखो अब x की पावर 4, और ये एक चीज देखना यहाँ पे, x की पावर क्या होती जा रही है, आगे आगे बढ़ते जा रहे इंक्रीज तो हो रही है। कम होती जा रही है। बढ़ रही। x की पावर कम हो रही है ना, इसमें ही, इसमें देखो आगे जैसे ही जा रहे हम लेफ्ट टू राइट, तो x की पावर घट रही है एंड y की पावर क्या हो रही है, बढ़ रही है। बढ़ बढ़ रही रही है। मतलब x की पावर जितने से घटेगी उतने से ही y की पावर बढ़ेगी। तो 1 से x की पावर घटी तो y की पावर 1 से बढ़ गई। अगेन x की पावर 1 से घटी, y की पावर 1 से बढ़ गई। मतलब x की पावर घटेगी, y की पावर बढ़ेगी। तो सबसे पहली टर्म x की पावर 4, फिर दूसरी क्या आ जाएगी बताओ, तुम लोग बताओ। 4x क्यूब y क्यूब 4x क्यूब y, फिर उसके बाद 6x स्क्वायर y स्क्वायर 6x स्क्वायर y स्क्वायर, फिर 4xy 4xy क्यूब प्लस y की पावर 4, ये आ जाएगा। ऐसे हम x प्लस वाई की पावर 5 का लिख सकते हैं, लेकिन हर बार थोड़ी ना पास्कल ट्राइंगल का हम यूज करेंगे। ये तो एक होता है पास्कल ट्राइंगल, ठीक है, इस तरीके का ट्राइंगल आगे बढ़ता जाता है, वो नीचे इंफिनिटी तक जाता है, तो इसको पास्कल ट्राइंगल कहते हैं। दूसरा भी तरीका है हमारे पास। अब ये देखो, ये x प्लस वाई की पावर 3 को ही हम देखते हैं अगेन। ये x पहले, चलो x प्लस वाई की पावर 2 लिखा है हमने, तो ये x स्क्वायर 2xy प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ पे जो इसका कोएफिशिएंट है, क्या इसको हम 2c0 लिख सकते हैं क्या? हाँ सर लिख सकते हैं। हाँ सर। क्योंकि 2c0 की वैल्यू 1 आती है और इसका कोएफिशिएंट भी 1 है, 2c0 इंटू एक्स स्क्वायर। फिर इस 2 को 2c1, है ना, एंड फिर इस y स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, तो उसको 2c2 ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम। फिर उसके बाद अगला हाँ सर। x प्लस वाई की पावर 3, ये देखो इसका एक्सपांशन क्या था, ये था। तो यहाँ पे ये जो 1 है, या तो चलो लिख ही देता हूँ यहाँ पे पहले, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर एंड वाई क्यूब। तो यहाँ पे जो 1 है इसको हम 3c0 लिख सकते हैं। यहाँ पे जो 3 है उसको 3c1, यहाँ पे जो 3 है उसको 3c2, एंड यहाँ पे जो 1 है उसको 3c3। फिर ऐसे ही अब x प्लस वाई की पावर 4 का एक्सपांशन 4c0 इंटू एक्स की पावर 4, 4c1 इंटू एक्स की पावर 3 इंटू वाई, 4c2 इंटू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, 4c3 इंटू एक्स वाई क्यूब एंड 4c4 इंटू एक्स की वाई की पावर 4। ऐसे लिख सकते हैं कि इसका एक्सपांशन हम एक्स पावर वाई का, एक्स प्लस वाई की पावर 4 का। सर वो x प्लस वाई का होल क्यूब में y की पावर 3 आएगी ना? हाँ y की पावर 3, सॉरी y की पावर 3 आएगी, ठीक है, ऐसे लिख सकते हो। तो यहाँ पे देखो पैटर्न देखो तुम एक बार, पहले x की पावर हाईएस्ट आएगी, जैसे ये 4 था, पहले पूरा का पूरा 4 किसके साथ आ जाएगा, x के साथ आ जाएगा, एंड वो 4c0 इंटू एक्स की पावर 4। फिर उसके बाद x की पावर घटती चली जाएगी और y की पावर बढ़ती चली जाएगी, तो 4c0, फिर 4c1, 4c2, 4c3 एंड 4c4 ऐसे। और इसी को जनरलाइज करते हुए रिजल्ट आता है इसका x प्लस वाई की पावर n का। तो तुम बताओ ये रिजल्ट क्या होगा? nc0 x raised to nc0 इंटू एक्स की पावर है,
फिर NC Plus 1 into NC x की पावर n minus 1 into y, -1 की फिर NC 2 x n minus raised 2 to n minus into 2 y into 2. and NCn into y की पावर n। वो पीछे वाले को ही जनरलाइज करके लिखा है हमने। यहाँ पे देखो ये 4c0 x की पावर 4, फिर 4c1, तो x की पावर ये 3 मीन्स 4 minus 1 ही तो है। x की पावर 3 मीन्स 4 minus 1 एंड y की पावर 1। फिर ये 4c2 x की पावर 4 minus 2 एंड y की पावर 2। 4c3 x की पावर 4 minus 3 y की पावर 3 एंड 4c4 x की पावर 4 minus 4, तो x की पावर 0 तो वो 1 आ जाता, तो लिखने की जरूरत नहीं थी। तो इस तरीके से इसका एक्सपेंशन था और इसी को जनरलाइज करते हुए हमने इसका लिखा है। तो ये चीज हमें याद रखनी है, इससे सारे रिजल्ट आ जाएंगे। ठीक है, सर प्रीवियस पेज लो। ये पास्कल ट्रायंगल वाला याद भी रखोगे तो अच्छा है, नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं है। बस ये इस तरीके का पास्कल ट्रायंगल ये होता वाला है। नहीं, इससे आगे। हाँ, पास्कल ट्रायंगल नहीं समझा, ये ऐसा ट्रायंगल होता है सिमरन, इसमें देखो टर्म्स हमें कैसे मिलते हैं। ये इधर वाली रो, ये वाला जो है ना, ये तो हमेशा 1 रहता है और ये वाला 1 रहता है। फिर उसके बाद ये बीच वाले नंबर्स कैसे आते हैं, ये 1 + 1 2, ये ऐसा आ जाता है। अब ये 3 कैसे आया, 1 + 2 3, ये 1 + 2 3। फिर ये 4 कैसे आया, 3 + 1 4, 3 + 3 6, 3 + 1 4। फिर अगले वाले में क्या आ जाएगा, 1 5 10 10 5 1, ऐसे आ जाएगा। तो ये पास्कल ट्रायंगल से हमें लेकिन इससे याद रखना है ताकि पैटर्न मिलता हुआ दिखे। ये x + y की पावर 2, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, x + y की पावर 3 ऐसे, x + y की पावर 4 ऐसे। और तीन चीजें हमने देख गई, मतलब तीन चीजें हमने देख ली, उसमें पैटर्न हमने आइडेंटिफाई कर लिया और इसी को जनरलाइज करते हुए हमने किसका लिखा, x + y की पावर n का लिख दिया एक्सपेंशन। सर हाँ, पास्कल ट्रायंगल में वो जो लिखा है ना, वो हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं ना, 11 का स्क्वायर क्यूब। क्या क्या, पास्कल ट्रायंगल में 11⁻⁴, 11⁻⁴, 11⁻², ऐसे जा सकते हैं। हाँ नहीं नहीं ऐसे नहीं जा सकते, गलत है वो। कैन वी यूज दिस इन बाइनोमियल की बातें चल रही, तो तुम तीन टर्म्स का कैसे लेके आ जा रहे हो, उसके लिए देखेंगे हम आगे, x + y + z, इसका बाद में देखेंगे हम। ठीक है, ये मल्टीनोमियल में देखने वाले हैं, अभी तो बाइनोमियल चलने दो। सर नेक्स्ट पेज। अच्छा नेक्स्ट पेज ना, हाँ हो गया। तो इसमें अब तुम नंबर ऑफ टर्म्स बताओ कितने हैं। n+1। n+1। एक्सपोनेंट ऑफ ईच टर्म है वो। यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स देखो कितने हैं, n+1। और एक चीज ध्यान रखना, ये जो n होगा ना, ये क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर, उसी में ये वाला एक्सपेंशन लगेगा, बाइनोमियल एक्सपेंशन। ठीक है, एनसीआर, एनसी मतलब NC0 NC1 NC2 इस तरीके का। एक्सपोनेंट ऑफ ईच टर्म, हर एक टर्म का एक्सपोनेंट पावर क्या है, n, क्योंकि देखो पहले की n, यहाँ पे n-1, यहाँ पे 1, तो दोनों की मिला के बतानी है, तो इसकी भी पावर कितनी है, n। फिर उसके बाद ये n-2, ये 2, तो इसकी दोनों की मिला के कितने आ जाएंगे, n। ठीक है, तो एक्सपोनेंट ऑफ ईच टर्म इज n। फिर इसमें अब जनरल टर्म की बात होती है, ये इंपॉर्टेंट है। ये जनरल टर्म से एक्सपोनेंट मतलब इसके एक्सपेंशन के सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं। जनरल टर्म लिखनी आ गई, फिर इसी का यूज करके आगे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो जनरल टर्म इसमें जनरल टर्म, तो r+1th नंबर की टर्म बतानी है हमें। ये बताओ ये कौन से नंबर की टर्म है, फर्स्ट। फर्स्ट, तो इसको हम T1 लिखेंगे। ये कौन से नंबर की टर्म है,
सेकेंड, ये थर्ड नंबर की टर्म है। तो देखो जैसे ही फर्स्ट नंबर की टर्म है तो हमें क्या मिला, NC 0, ठीक है। 1 minus T2 है सेकेंड नंबर की टर्म, तो हमें क्या मिला, NC 1। थर्ड नंबर की टर्म है, हमें क्या मिला, NC 2। तो ऐसे ही R प्लस 1th नंबर की टर्म है तो क्या मिलेगा, NCR NCR, NCR minus R ना, R प्लस 1 माइनस 1। ये 2 कैसे आया, 3 माइनस 1, ये 1 कैसे आया, 2 माइनस 1, ये 0 कैसे आया, 1 माइनस 1। तो ऐसे ही R प्लस 1th नंबर की जो टर्म है उसमें ये क्या आ जाएगा, NCR। फिर उसके बाद देखो अगर यहाँ पे NC2 लिखा है हमने तो x की पावर में n माइनस 2, y की पावर में 2। NC1 लिखा है तो x की पावर में n माइनस 1, y की पावर में 1। तो ऐसे ही अगर NCR लिखेंगे तो x की पावर में क्या आएगा, x n minus r n माइनस आर, एन y की पावर में r r। तो ये उसकी जनरल टर्म है। किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, अब इसमें जनरल टर्म में कोई भी डाउट है तो पूछ लो, जनरल टर्म। और ये जनरल टर्म कौन से नंबर की टर्म रहती है, R प्लस 1th नंबर की टर्म रहती है। क्लियर है ये? सर हाँ, सर वो आप एक्सपोनेंट वाला रिपीट करोगे, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था नंबर ऑफ टर्म्स से। नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, n प्लस 1, ठीक है। फिर उसके बाद एक्सपोनेंट ऑफ ईच टर्म मतलब पावर, जैसे देखो यहाँ पे x की पावर n माइनस 1 एंड y की पावर 1, तो दोनों की मिला के पावर क्या आती है, n आती है। यहाँ पे भी इसकी पावर n माइनस 2, इसकी पावर 2, दोनों की मिला के कितनी आती है, n आती है, ठीक है। ये मैं बोलना चाहता था। तो एक्सपोनेंट तो n हो गया। फिर उसके बाद जनरल टर्म देखो, ये T1 है, इसमें देखो ये फर्स्ट टर्म है तो उसको हम T1 से रिप्रेजेंट करेंगे, सेकेंड टर्म है तो T2 से, थर्ड टर्म है तो T3 से। ऐसे अगर फोर्थ टर्म रहती तो यहाँ पे क्या आ जाता है, NC3, x की पावर n माइनस 3, y की पावर 3। तो ये फोर्थ नंबर की टर्म रहती। तो देखो यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 3 आ रहा है, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 2 आ रहा है, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 1। तो ऐसे ही अगर हम बोलते हैं R प्लस 1th नंबर की टर्म, तो यहाँ पे R प्लस 1 है तो NC में क्या आना चाहिए, यहाँ पे R आना चाहिए, एक कम होना चाहिए उससे, ठीक है। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे अगर 3 है तो x की पावर में n माइनस 3, y की पावर में 3। यहाँ पे 2 है तो x की पावर में n माइनस 2, y की पावर में 2। यहाँ पे 1 है तो x की पावर में n माइनस 1, y की पावर में 1। तो ऐसे ही यहाँ पे अगर r होगा तो x की पावर में n माइनस r, y की पावर में r, ठीक है। यस सर, क्लियर है। ये जनरल टर्म है और यही मेन है। ये एक बार लिखना आ गया फिर क्वेश्चन बहुत आसानी से बन जाता है। क्लियर है यार? चलो आगे लिखो तुम अब। एक मिनट सर। हाँ चलो लिखो लिखो। आज 11:15 तक है ना क्लास? हाँ सर हाँ सर 11:15 तक। टाइमिंग हो चेंज गया सर। हो गया ना? चलो ठीक है फिर। तो क्वेश्चन लिखो तुम। एक्सपांड द फैक्टोरियल का यूज मैथ में सबसे ज्यादा कौन से टॉपिक में होता है, बाइनोमियल में एंड पीएनसी में। बाइनोमियल, पीएनसी एंड प्रोबेबिलिटी, इनमें फैक्टोरियल का सबसे ज्यादा यूज होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन लिखो तुम। एक्सपांड द फॉलोइंग, एक्सपांड द फॉलोइंग। पहला है x माइनस वाई की पावर n, दूसरा है एक्स स्क्वेयर बाई 3 प्लस 3 बाई एक्स की पावर में 5, वन प्लस एक्स की पावर में n,
1 माइनस एक्स की पावर में n, ये एक्सपांड करके लिखो जल्दी से। सर हाँ बोलो। नहीं सर कुछ नहीं। पहला कितने लोगों का हो गया? सर वो पहले वाले जैसा ही है ना, सिर्फ माइनस है उसकी जगह। हाँ मतलब वहां पे y की जगह पे माइनस वाई लेना है, ठीक है, इतना ध्यान रखना। चलो तो ये देखो, क्या यही आया क्या बताना। x माइनस वाई की पावर n है, तो nc 0 तो आएगा ही। और इसको ऐसे भी तुम बोलना, चलो बाद में बता देता हूँ। पहले तो nc 0, ये पूरा का पूरा n किसके साथ चला जाएगा? x के साथ, तो x की पावर n। फिर उसके बाद माइनस माइनस आएगा, क्योंकि अगले वाले में क्या होने वाला था? nc1 x की पावर n माइनस 1 एंड माइनस वाई की पावर 1, ये आने वाला है। तो माइनस वाई की पावर 1 तो क्या रहेगा? माइनस वाई, तो उसका माइनस बाहर आ जाएगा। तो देखो इसको कैसे लिखेंगे, माइनस भी हटा, माइनस आएगा यहाँ पे, तो माइनस nc1 इंटू एक्स की पावर n माइनस 1 इंटू वाई, ठीक है। अगले वाले में क्या हो जाएगा? nc2 x की पावर n माइनस 2 n माइनस वाई का स्क्वायर, एंड माइनस वाई का स्क्वायर वाई स्क्वायर, है ना। अगले वाले में क्या होगा? माइनस वाई का क्यूब, तो माइनस 1 की पावर 3 माइनस होता है, तो माइनस आएगा x की पावर n माइनस 3 एंड वाई क्यूब। ऐसे ही चलते जाएंगे लास्ट में। अब n हमें पता नहीं इवन है या ऑड है, तो अगर इवन रहता तो वो प्लस के साथ आता, ऑड रहता तो माइनस के साथ आ रहा है ना। तो ऐसे ही लास्ट में ncn माइनस वाई की पावर में n आ जाएगा, ठीक है। कितने लोगों का यही आया? करेक्ट है सर। वो इवन भी तो आ Check. सकता है, पॉजिटिव भी तो आ सकता है। पॉजिटिव तो है यहाँ पे, मैंने क्या दे दिया, हमें पता नहीं ना n कैसा इवन है या ऑड है। n अगर इवन रहेगा तो पॉजिटिव, n अगर ऑड रहेगा तो निगेटिव, ठीक है। सर बस वो माइनस वाई की पावर में n ने लिखा। हाँ तो इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो, ये माइनस वाई की पावर n को माइनस 1 की पावर n इंटू वाई की पावर n, ऐसे भी लिख सकते हो। तो ऐसे याद रखना, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस 1 की पावर n इंटू वाई की पावर n, ठीक है। n अगर अच्छा, इवन हुआ तो क्वेश्चन अपने कितना आप प्लस, n अगर ऑड हुआ तो माइनस। सेकेंड क्वेश्चन। सभी सॉल्व कर दिए सर, हाँ सभी सॉल्व हो गए। सभी हो गए क्या? बाकी के लोग भी जल्दी करो। और इन पावर्स को तुम ऐसे भी रीड कर सकते हो, हमारे पास n चीजें हैं, हमें दो लोगों में बांटनी है, x एंड y में बांटनी है। तो कितने तरीके से बांटी जा सकती है? तो पहले पूरे की पूरे हमने x को दे दी, फिर उसके बाद x को हमने n माइनस दी और y को 1 दे दी, फिर उसके बाद x को हमने n माइनस 2 दी और y को 2 दे दी, फिर x को हमने n माइनस 3 एंड y को 3,
इस तरीके से भी तुम इसको बोल सकते हो। हमारे पास बांटने के लिए n चीजें, ठीक है, पूरी की पूरी पहले y के साथ तो ये वाली टर्म, अब पहले x के साथ तो ये वाली टर्म मिलेगी, फिर x को दे दी कितनी n-1 एंड y को एक चीज दी तो ये वाली टर्म आ जाएगी, फिर x को दे दी n-2 एंड y को 2 तो ये वाली आ जाएगी। इस तरीके से टर्म मिलते जाएंगे, तो ऐसे भी तुम इसको रीड कर सकते हो। ये इसलिए बताया मैंने क्योंकि इसका यूज बाद में फिर से उधर आने वाला है पीएनसी में। बाइनोमियल नहीं होगा वहां पे, मल्टीनोमियल वगैरह हो सकता है, बाइनोमियल की भी टर्म्स रहती है। ये बताओ जल्दी से, हो गया? कितने लोगों का हो गया ये सेकेंड? हो गया। हो गया ना? तो यहाँ पे देखो सेकेंड में x²/3 प्लस 3/x की पावर में 5, तो यह आ जाएगा यहाँ पे 5c0 x²/3 की पावर में 5, मतलब ये पूरा का पूरा हमने इसको दे दिया, 5 इसको दे दिया। फिर उसके बाद 5c1 ये x²/3 की पावर में 4 इंटू 3/x की पावर में 1, मतलब हमने अब इसको 4 दे दिया और इसको 1 दे दिया। फिर अगला 5c2 यह आ जाएगा x²/3 की पावर में 3 एंड 3/x की पावर में 2। फिर अगला रहेगा 5c3, तो यहाँ पे आ जाएगा x²/3 की पावर में 2 एंड 3/x की पावर में 3। अगला है 5c4 x²/3 की पावर में 1 एंड 3/x की पावर में 4 एंड लास्ट टर्म रहेगी 5c5, तो यहाँ पे 3/x की पावर में 5 आ जाएगा। तो तुम बताओ ये जो एक्सपांशन हमने लिखा है इसमें x की हाईएस्ट पावर क्या है? x की हाईएस्ट पावर x10 10 10 है ना? 10 हो एंड जाएगा। x की लीस्ट पावर क्या है? 2 है। x⁻x⁻5 लीस्ट पावर 1 0 है सर। -5। देख लो ना खुद भी, अब हमें सोचना चाहिए कैसे? कैसे हाँ क्या। सर समझा। हमने अगर पूरा का पूरा 5 इसको दे दिया तो हाईएस्ट पावर आएगी x की पावर 10 एंड पूरा का पूरा 5 इसको दे दिया तो पावर कितनी आएगी x की पावर -5। ठीक है, ये देखो लास्ट टर्म में दिख भी तो रहा है हमें, लास्ट में x की पावर -5, ये नीचे x है, ये x ऊपर आएगा तो पावर निगेटिव, तो इसमें हाईएस्ट पावर 10 है एंड लीस्ट पावर कैसी है? -5 है। ठीक है, फिर थर्ड, कितने लोगों का हो गया थर्ड? सर हो गया। सर वो पेज दिखा, थर्ड हो गया। x-1 है 3 x² अपन क्या है वो सर? 1 है 3? कहाँ पे 3 है रे? 3 है ना, आगे वाली भी तो देख लिया करो चीजें, 3 लिखा हुआ है हर जगह। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड देखो। अब थर्ड में क्या है? 1 + x की पावर n का एक्सपांशन, तो इसमें nc0 ये पहली टर्म आएगी, 1 की पावर n मीन्स 1 ही रहेगा। फिर उसके बाद nc1 × x, nc2 × x², ऐसे ही ncn × x की पावर n, यही आया क्या? हाँ फिर उसके बाद फोर्थ में 1 - x की पावर n, तो इसमें nc0 -nc1 × x प्लस nc2 × x² एंड लास्ट में ncn -1 की पावर n × x की पावर n, है ना? कोई सर डाउट इसमें? लास्ट में
सर लास्ट में -1/n कैसे आया? अरे अल्टरनेट ये देखो ना, अगर इवन है तो वो प्लस के साथ आ रहा है, ऑड है तो माइनस के साथ आ रहा है यहाँ पे नंबर। तो n पता नहीं ना हमें प्लस ऑड है या इवन है, अभी तो बस वो एक नेचुरल नंबर है। तो ऑड हुआ तो -1 की पावर n वो अपने आप माइनस के साथ आएगा, n अगर इवन हुआ तो वो प्लस के साथ आ जाएगा। ठीक है, और अभी तो हम क्या देख रहे हैं, सीधी चीजें देख रहे हैं, इसका एक्सपांशन देख रहे हैं। दो पार्ट में डिवाइड हो चुका है बाइनोमियल, तीन पार्ट में सॉरी। एक तो होता है एक्सपांशन से रिलेटेड पार्ट, दूसरा होता है सीरीज से रिलेटेड पार्ट, एंड तीसरा होता है मल्टीनोमियल। सीरीज में क्या होता है, हमें ये चीज गिवन होती है और हमें बताना पड़ता है कि ये किसका एक्सपांशन है। अभी तो हम क्या देख रहे हैं कि इसका एक्सपांशन ये है, और बाद में हमें क्या गिवन रहेगा, सीरीज में हमें ये चीज गिवन रहेगी और बोला जाएगा वो किसका एक्सपांशन है। जैसे ये NC0 NC1 इंटू 2, एक तरीके से सीरीज ही बनती है ना, समेशन आ रहा है NC2 इंटू 2 स्क्वायर, ऐसे ही NCN इंटू 2 की पावर n। तो ये बताओ ये किसका एक्सपांशन था? 1 + 2 की पावर 1 n। + 2 द होल रेस्ट। 1 + 2 टू द पावर n था, तो इसका आंसर कितना आने वाला है? 3 टू द पावर n आने वाला है। तो ये उल्टी चीजें हम सीरीज में देखने वाले हैं, तो इसकी वजह से दोनों तरफ से रीड करना आना चाहिए हमें। ठीक है, किसका एक्सपांशन और इसका एक्सपांशन क्या है, ऐसे। ये बात की चीज है, सेकेंड पार्ट जो है ना बाइनोमियल का, उसमें हम देखेंगे ये सीरीज। ठीक है, पहले ये क्लियर है अब चारों एक्सपांशन? यस सर। यस सर। आगे बढ़ते हैं अब। ये हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो तुम अब। एक मिनट। चलो ये है, इन द एक्सपांशन ऑफ expansion of 2x square minus 3 by x cube की पावर में 10, फाइंड फर्स्ट पार्ट में सेवेंथ टर्म, सेकेंड पार्ट में कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 10, थर्ड पार्ट में कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर -15, फोर्थ में कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 17, कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 25, कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर -35, फिर उसके बाद बाइनोमियल कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर बाइनोमियल कोएफिशिएंट ऑफ 15, 8 में है कोएफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ x, हाईएस्ट पावर ऑफ x कोएफिशिएंट ऑफ लीस्ट पावर ऑफ x,
कोएफिशिएंट ऑफ टर्म independent of x इन सारे क्वेश्चंस में 10 के जो पार्ट है ना 10 के 10 इसमें सब में जनरल टर्म का यूज करना है। तो ये पहले लिख लो, मैं पहले एक दो तुम्हें करके बता देता हूँ, पहले दो बाकी के तुम्हें करने हैं। तो क्वेश्चन लिख लिया सर 1 मिनट लास्ट लिखना है। सर हम करेंगे सर। एक मिनट बताने दो मुझे, इसकी जनरल टर्म पहले लिख के बता देता हूँ मैं क्या आती है। 7 टर्म देखो अब, तो पहले इसकी जनरल टर्म टी आर प्लस 1 टर्म इसकी हमें लिखनी है, तो वो आ जाएगी यहाँ पे 10 सी आर, क्योंकि n की जगह पे 10 गिवन है, तो 10 सी आर। और अब इसके पावर में 2x² के पावर में कितना आ जाएगा बताओ, क्या आएगा इसके पावर में? n माइनस आर। 10 माइनस आर। एंड फिर दूसरी टर्म क्या है? -3/x³। इसकी पावर में आ जाएगा यहाँ पे आर। आर, इसकी पावर में आर आ जाएगा। तो अब क्या करना है, हमें x की सारी पावर्स को एक साथ लाना है, क्योंकि x की पावर यहाँ पे भी कुछ आएगी और यहाँ पे भी कुछ आएगी, पहले उनको एक साथ लेके आ जाते हैं। तो ये 10 सी आर, इसको देखो हम ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 10 माइनस आर एंड x की पावर 20 माइनस 2r, अलग अलग करके लिख सकते हैं। फिर उसके Yes, बाद sir. यहाँ पे -3 की पावर r एंड ये x³ की पावर में r था और ऊपर आ जाएगा वो, मतलब पहले ऐसे लिख लेते हैं x³ की पावर में ये r पूरा, ठीक। ये 10 की पावर r, ये 2 की पावर 10 माइनस r, x की पावर 20 माइनस 2r, -3 की पावर r, यहाँ पे ये आ जाएगा फिर x की पावर -3r। ये जब ऊपर जाएगा तो पावर माइनस हो जाएगी। अब ये देखो x की पूरी पावर कितनी आती है, ये 10 सी आर, ये 2 की पावर 10 माइनस आर है, फिर उसके बाद -3 की पावर r एन x की पावर, देखो ये पावर ऐड हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो रहे हैं दोनों, तो 20 माइनस 5r। तो इस तरीके से जनरल टर्म को लिखना है। मतलब x पूरे x को एक साथ लेके आ जाएंगे पावर उनकी, ठीक है। तो ये उसकी जनरल टर्म हो गई। इसमें किसी को कोई डाउट है क्या जनरल टर्म में? नो सर। ठीक है, तो ये जनरल टर्म है, एक बार देख लो, डाउट है तो पूछ लेना, मैं 2 मिनट में आया। किसी को कोई डाउट इसमें? नो सर। चलो ठीक है, तो जनरल टर्म क्लियर है। बस इसमें इंडाइसेस का थोड़ा सा यूज होगा, नीचे ऊपर जाएगा माइनस, फिर दोनों को एक साथ लाना है मल्टीप्लिकेशन में तो पावर ऐड हो जाएगी। तो इस तरीके से ये जनरल टर्म आएगी। अब 7th टर्म हमें चाहिए, तो r की जगह पे क्या पुट करना पड़ेगा बताओ? 6 है ना, 7th नंबर की टर्म चाहिए, तो T7 इज इक्वल टू वो आ जाएगा क्या, यहाँ पे देखो r की जगह पे 6, तो 10c6, 10c6, तो 2 की पावर में 6 माइनस 3 की पावर 2 की पावर में 4 आ जाएगा एंड -3 की पावर में 6 यानी x की पावर में देखो कितना आ जाएगा, 6 पुट किया तो ये x की पावर में 20 माइनस 30, तो ये आ जाता है यहाँ पे 10c6, 2 की पावर में 4, -3 की पावर में 6 एंड x की पावर में -10। ये है इसकी 7th नंबर की टर्म, ठीक है। इसमें किसी को कोई डाउट पहले पार्ट में? नो सर। नहीं ना। और इसमें देखो अब वो जो कोएफिशिएंट एंड बाइनोमियल कोएफिशिएंट, दो चीजें यूज की है मैंने आगे के क्वेश्चंस में।
जैसे सब में कोएफिशिएंट है और एक में बाइनोमियल कोएफिशिएंट है, ठीक है। तो ये जो एनसीआर होता है ना, इसको कहते हैं बाइनोमियल कोएफिशिएंट, एनसीआर को। एंड ये जो पूरा कांस्टेंट आता है, जैसे x की पावर -10 जो है, उसका कोएफिशिएंट क्या रहेगा, ये पूरी टर्म रहेगी। एंड इसका बाइनोमियल कोएफिशिएंट क्या रहेगा, 10c6 रहेगा। 10c6। तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं, कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर -10, तो ये रहेगा यहाँ पे, ये पूरी चीज, पूरा जो कांस्टेंट उसके मल्टीप्लिकेशन में आ रहा है। एंड बाइनोमियल कोएफिशिएंट जो है वो रहेगा सिर्फ 10c6, ठीक है। तो कोएफिशिएंट एंड बाइनोमियल कोएफिशिएंट में डिफरेंस मतलब पता चल गया। कोएफिशिएंट क्या होता है, बाइनोमियल कोएफिशिएंट Yes, क्या sir. है। तो बाइनोमियल कोएफिशिएंट मींस सिर्फ एनसीआर वाला बाइनोमियल कोएफिशिएंट कहलाता है। कोएफिशिएंट मींस पूरा जो कांस्टेंट टर्म उसके मल्टीप्लिकेशन में आएगा वो उसका कोएफिशिएंट हो जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन देखो, हमें किसका कोएफिशिएंट चाहिए, x raised to 10 का। x की पावर 10 का चाहिए। तो यहाँ पे बताओ, ये 20 - 5r 10 के इक्वल आना चाहिए, है ना। r की जगह पे 2। 20 - 5r 10 के इक्वल आना चाहिए। तो एक बार जनरल टर्म लिख ली हमने, उसके बाद कोई भी क्वेश्चन आने तो हम इजीली कर लेंगे उसको। अब हमें x की पावर 10 चाहिए, तो इसका मतलब ये 20 - 5r = 10 आना चाहिए। तो यहाँ से r देखो 2 आ जाएगा। अब मैंने चीज बताई थी, एनसीआर कैसे डिफाइन होता है बताओ, उसके लिए n क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू r। नेचुरल नंबर। पहले नेचुरल नंबर, r कैसा होना चाहिए, होल नंबर, एंड n जो होगा वो ग्रेटर देन और इक्वल टू r होना चाहिए, ठीक है। ये तीन चीजें होनी चाहिए। तो यहाँ पे n नेचुरल नंबर तो गिवन है, n 10 गिवन है, ठीक है। अब पूरी कहानी डिपेंड करती है इन दोनों के ऊपर। तो यहाँ पे देखो r क्या होल नंबर आया क्या, हाँ सर। r क्या n से छोटा है क्या, Yes, sir. तो मतलब ये हाँ वाली सर, टर्म छोटे। आएगी। और उसका कोएफिशिएंट देखो अब कितना आ जाएगा, r की जगह पे 2 पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा यहाँ पे 10c2 2 की पावर में 8 एंड -3 की पावर में 2। मतलब यहाँ पे r की जगह पे 2 पुट कर दो, 10c2 2 की पावर में 8 एंड -3 की पावर में 2, ठीक है। r की जगह पे 2 तो 10c2 2 की पावर में 8 एंड -3 की पावर में 2, ये उसका कोएफिशिएंट रहेगा। एंड उसका बाइनोमियल कोएफिशिएंट क्या रहेगा, 10c2। क्लियर है। अब ये दो तरीके के क्वेश्चंस थे, एक तो टर्म फाइंड आउट करना, तो ये वाला एक पार्ट हो गया। एंड दूसरा क्वेश्चन कौन सा, कोएफिशिएंट फाइंड आउट करना। तो दोनों में जनरल टर्म का ही यूज है। एक बार जनरल टर्म लिख ली तो दोनों क्वेश्चन इजीली बन जाते हैं। तो जल्दी से अब तीसरा पार्ट करो, x की पावर -15 वाला। बस इसमें ध्यान रखना, ये जो r आता है ना कोएफिशिएंट निकालने वक्त, जो r आता है वो होल नंबर होना चाहिए, वो n या n के इक्वल या तो n से छोटा होना चाहिए, बस इतना ध्यान रखना। उससे अगर बड़ा हो रहा है तो कोएफिशिएंट नहीं मिलेगा, वो अगर होल नंबर नहीं आ रहा है तो कोएफिशिएंट नहीं मिलेगा। तो x की पावर -15 का बताओ जल्दी से। एक ही चीज है, जनरल टर्म, उसी का यूज है। सर वो बराबर निकलने तो बाकी सब इजीली आ जाता है ना। हाँ हाँ, जनरल टर्म एक बार अच्छे से मतलब निकाल ली बिना किसी गलती के तो आसानी से आंसर आ जाएगा। सर कुछ ज्यादा ही नंबर्स नहीं इसमें, क्या इसमें नहीं समझने लायक क्या है, बस ये थोड़ा सा जनरल टर्म लिखो। समझने नहीं सर, नंबर्स। नंबर्स तो अब रहने दो ना, क्या हो गया, नंबर ज्यादा ही नहीं है, टर्म बस बड़ी बड़ी दिख रही होगी। सर हाँ 10c7 2 की पावर 3 into -3 की पावर 7, ये किसका है, 15 -15 का। हाँ चलो -15 का ये आ सकता है फोर्थ पॉसिबल नहीं। इसमें। हाँ वो फोर्थ वाला पॉसिबल वो नहीं तो है। पॉसिबल ही नहीं है। थर्ड में देखो क्या है, अब 20 - 5r = -15, तो 5r = 35, r = 7। तो r देखो होल नंबर आ गया
एंड आर एन से छोटा है, इसका मतलब इसका कोएफिशिएंट हमें मिलेगा x की पावर -15 का। तो r की जगह पे 7 पुट कर देंगे तो वो कितना आ जाएगा 10c7, x की पावर में 2 की पावर में 10 - 7 तो वो आ जाएगा 2 की पावर में 3 n - 3 की पावर में 7। तो ये उसका कोएफिशिएंट है। ठीक है, फिर फोर्थ में देखो किसका कोएफिशिएंट चाहिए हमें 17 का, x की पावर 17। तो 20 - 5r इज इक्वल टू 17, तो r इज इक्वल टू आ जाएगा 3/5। r क्या होल नंबर आया क्या, as r is not whole number, therefore कोएफिशिएंट क्या आएगा इसका 0 आएगा, 5 नहीं। अगर वो टर्म ही नहीं है तो उसका कोएफिशिएंट कितना 0। ठीक है, फिफ्थ में देखो हमें किसका -1 फिफ्थ में कोएफिशिएंट 25 का चाहिए। तो यहाँ पे 20 - 5r इज इक्वल टू 25, तो r इज इक्वल टू -1। तो इसमें भी क्या है, एज r इज नॉट होल नंबर, तो इसका कोएफिशिएंट ही नहीं मिलेगा, तो कोएफिशिएंट क्या रहेगा 0। टर्म ही नहीं मिलेगी तो कोएफिशिएंट 0। ठीक है, सिक्स्थ में देखो किसका कोएफिशिएंट चाहिए कोएफिशिएंट इसका भी 0 आएगा, r -35। बड़ा है। तो इसमें 20 - 5r इज इक्वल टू -35, तो यहां से r कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा। अब यहाँ पे एज r इज ग्रेटर देन 10, देयरफॉर कोएफिशिएंट कितना आ जाएगा यहाँ पे 0, क्योंकि r क्या होना चाहिए n के इक्वल या तो उससे छोटा। यहाँ पे n कितना है 10 है, तो इसकी वजह से इसका कोएफिशिएंट 0 आ जाएगा। कोई डाउट किसी को, यहां तक किसी को कोई डाउट है क्या, बताओ 6 तक? क्योंकि हमने जनरल टर्म लिखी है और उसी से सारी चीजों को डील कर रहे हैं। बस अब r की वैल्यू कैसी आती है, r की वैल्यू होल नंबर आती है, होल नंबर नहीं आती है, होल नंबर नहीं आती तब भी कोएफिशिएंट 0, और अगर होल नंबर भी आ गई लेकिन n से बड़ी आ गई तब भी कोएफिशिएंट 0, क्योंकि वो टर्म ही नहीं मिलेगी। क्लियर है 6? यस सर। अगला 7 करो जल्दी। सर 10c2। सर 10c1। अगले में क्या है, हाँ सर 10c1। बाइनोमियल कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 15। तो वो देख लो, 7th में पहले x की पावर 15 आता कैसे है, तो उसके लिए r क्या होना चाहिए वो देख लेते हैं। तो 7th में ये 20 - 5r इज इक्वल टू 15, तो r इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1। तो बाइनोमियल कोएफिशिएंट चाहिए ना, तो 10c1 कोएफिशिएंट थोड़ी चाहिए, बाइनोमियल कोएफिशिएंट, तो वो 10c1 आएगा। 8th में क्या चाहिए, ES डिग्री का कोएफिशिएंट। हाईएस्ट पावर ऑफ x की हाईएस्ट पावर ऑफ x। तो तुम बताओ हाईएस्ट पावर हमें कब मिलेगी और कितनी मिलेगी? 20 मिनट। 20। जब हमने पूरा का पूरा 10 इसको दे दिया तो हाईएस्ट पावर मिलेगी, एंड पूरा का पूरा 10 इसको दे दिया तो लीस्ट पावर मिलेगी। तो हाईएस्ट पावर कितनी मिलती है 20। 20, एंड लीस्ट पावर कितनी मिलेगी? -30। या तो तुम्हें मान लो जनरल टर्म से डील -3। करना, जनरल टर्म से डील करना है, तो ये x की पावर 20 - 5r ये हाईएस्ट होना चाहिए। तो r क्या लेंगे हम, r क्या लेंगे, r को 0 0 लेंगे, है ना। एंड अगर ये पावर लीस्ट होनी चाहिए तो r को क्या ले लेंगे, -10। -10 नहीं 10 लेंगे। ठीक है, 10 लेंगे सर। है ना। r कहां से कहां वेरी करता है 0 to 10। तो यहां देख लो r varies from 0 to 10। तो हाईएस्ट पावर ऑफ x we will get हाईएस्ट पावर। सर 10 कैसे क्या सर, 4 आएगा ना?
क्या? अरे पावर निगेटिव हो सकती है ना रे, मैंने क्या बोला, आर कहाँ से कहाँ हाँ वेरी हाँ करता समझा है, सर। होल नंबर, और वो एन या एन से छोटा होना चाहिए। एन क्या है, 10 है, तो वी विल गेट हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स इफ आर क्या होगा, 0 होगा। 0। ठीक है, तो हाईएस्ट पावर कितनी आएगी, 20, तो 10 उसका सी 0 कोएफिशिएंट, तो कोएफिशिएंट कितना आ जाएगा, ये 10c0 2 की पावर 10 एंड माइनस 3 की पावर में 0। एंड लीस्ट पावर कब मिलेगी हमें, 10 वी विल गेट लीस्ट 10 रहेगा पावर, 8 r 10 हो जाएगा। लीस्ट पावर ऑफ x इफ r इज इक्वल टू 10, तो वो आ जाएगा कोएफिशिएंट उसका 10c10 2 की पावर 0 एंड माइनस 3 की पावर 10। ठीक है, क्लियर है दोनों? 8 9 यस सर हाईएस्ट पावर वाला नहीं समझा। हाईएस्ट पावर नहीं समझा क्या? इसमें देखो x की पावर कितनी आती है जनरल टर्म में, 20 माइनस 5 आ रहे। अब हमें ये हाईएस्ट चाहिए, पूरी कहानी डिपेंड करती है r के ऊपर। r कहां से कहां वेरी करता है, 0 to 10। तो तुम बताओ, ये लीस्ट चाहिए, हाईएस्ट चाहिए हमें, तो r को हमें क्या लेना पड़ेगा, 0 10 जी। 0 लेना पड़ेगा ना, तभी तो ये हाईएस्ट आएगा ना। हाँ माइनस हो रही ना चीज, थोड़ा सा सोचो तुम, 20 में से ये माइनस हो रहा है, ये पूरी चीज हमें हाईएस्ट चाहिए, तो इसको हमें क्या लेना पड़ेगा, लिस्ट लेना पड़ेगा। तो 20 में से लिस्ट माइनस होगा तो हाईएस्ट बचेगा, तो आर की जगह पे 0। एंड फिर अगर हमें मान लो लिस्ट पावर चाहिए, तो आर की जगह पे हमें पूरा का पूरा 10 पुट करना पड़ेगा, तो लिस्ट पावर आ जाएगी। ठीक है, एंड फिर उसके बाद 10th में इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, मतलब एक्स की पावर क्या, 0। तो यहाँ पे r इज इक्वल Last टू term 4, तो वो क्या आ जाता है, 10c4 2 की पावर में 6 एंड माइनस 3 की पावर में 4। इंडिपेंडेंट ऑफ x मीन्स x की पावर 0। फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x मीन्स x की पावर 1 का कोएफिशिएंट। ठीक है, इंडिपेंडेंट ऑफ x मीन्स x की पावर 0 का कोएफिशिएंट चाहिए, तो 20 माइनस 5 आर 0, तो वहां से r 4, तो उसको इसमें पुट कर देंगे तो रिजल्ट आ जाएगा। तो ये वाला क्वेश्चन क्लियर है? इसमें हमने सारी चीजें जनरल टर्म से ही डील की है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। बस वो एक एनसीआर कब डिफाइन होता है, तो उसके लिए आर होल नंबर, आर एन या एन के इक्वल या तो एन से छोटा, तो बस ये है। तो ये 10 पार्ट्स क्लियर है? क्लियर है क्या, बताओ ये? क्लियर है सर। हाँ, तो जनरल टर्म लिखनी आ गई, इसका मतलब वो आगे के क्वेश्चंस इजीली हो जाएंगे। ठीक, तो चलो आज के लिए इतना ही है। सर लास्ट पेज दिखाओ ना। थर्ड, एक मिनट रुको, हो गया ये वाला 10th? यस सर, इसके ये देखो थर्ड, लेक्चर्स तो वैसे 6-7 ही प्लानर में गिवन रहते, अपने 8 तो लग जाएंगे, 8 लेक्चर्स। मतलब ये कब 10 तारीख तक बाइनोमियल खत्म होगा अपना। अगले संडे तक। हाँ, अगले संडे सर तक खत्म एफओएम होगा। का अभी डिस्कशन वगैरह कब हुआ? सर वो 9th दिखाओ ना। सैटरडे के दिन लगी हुई है ना अपनी क्लास। सर उसमें तो सीक्वेंस होगा ना? सर बायनोमियल इतना छोटा है सर, 10 जन तक खत्म हो जाएगा। हाँ, हो जाएगा खत्म। बना दो बिस्किट।
क्या वेटेज है सर वैसे हो इसका? गया। बाइनोमियल इसका का weightage मेंस भी- में 1 या 2 क्वेश्चंस आते हैं, एडवांस में 1 या 2 क्वेश्चंस है, इतना ही वेटेज है, ज्यादा नहीं है। लेकिन रहते हैं हर साल, मेंस में 1 क्वेश्चन मिनिमम रहेगा, मैक्सिमम 2, उससे ज्यादा नहीं पूछे जाते हैं। एंड एडवांस में भी मिनिमम 1, मैक्सिमम 2, इतना है। अरे ये मैं डरा नहीं रहा हूँ, ये तो तुम तो सीधा उसमें भी- कर लोगे, लेकिन जब उल्टा सोचने की बात आती है ना, तो उसमें दिमाग खराब होता है। डराने की बात नहीं है, इसीलिए मैंने पहले ही तुम्हें बता